स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस हब में। और मैं अनुराधा मित्तल आपका स्वागत करती हूं आपकी पॉलिटिकल साइंस की तैयारी को बेहतर बनाने के लिए। जैसे आपको पता है कि मेरे द्वारा एक सीरीज शुरू की गई है RRBMU के बच्चों के लिए, जिससे मैं उन्हें पॉलिटिकल साइंस में अच्छा स्कोर दिलवा सकूं। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक है हमारा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी का योगदान। बच्चों ध्यान दीजिए, ये जो टॉपिक है वो BA फर्स्ट ईयर और BA सेकेंड ईयर दोनों की ही क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है। BA फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स जो उनका सेकेंड पेपर है इंडियन थिंकर्स, उसमें महात्मा गांधी को पढ़ते हैं, जहां ये वाला टॉपिक काम आता है। और BA सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स इंडियन पॉलिटी में नेशनल मूवमेंट जब पढ़ते हैं तब ये वाला टॉपिक काम आता है। तो सेम टॉपिक दोनों क्लासेस के लिए इंपॉर्टेंट, BA फर्स्ट ईयर एंड BA सेकेंड ईयर। और दोनों का ही पेपर कौन सा है, पेपर सेकेंड के लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। जैसे मैंने आपको बताया, आपका क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ गांधी इन नेशनल मूवमेंट। महात्मा गांधी का राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान बताइए। तो चलिए इस टॉपिक को हम शुरू करते हैं। तो देखिए, थोड़ा सा गांधी जी का लाइफ स्केच देखते हैं, जीवन परिचय देखते हैं, क्या है उनका जीवन परिचय। तो देखिए, हम सबको पता है महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ। ठीक है, 2 अक्टूबर 1869 गुजरात के पोरबंदर जिले में। उसके बाद यदि हम देखिए आपको यहाँ राष्ट्रीय आंदोलन से कंसीडर करके बताया गया है, तो हमें बहुत ज्यादा गांधी जी का लाइफ स्केच यहाँ पर नहीं पढ़ना कि क्या, कौन माता, कौन पिता, कैसे हुए, कितने पुत्र हुए, ये सब चीजें हमें यहाँ नहीं पढ़नी। वैसे तो आपको पता है कि महात्मा गांधी के द्वारा इतने कार्य किए गए हैं, उनके जीवन में इतनी उपलब्धियां हैं, इतने आंदोलन हैं कि यदि हम केवल महात्मा गांधी पढ़ें तो लगभग 2 से 3 दिन तक हम केवल महात्मा गांधी जी को ही पढ़ सकते हैं। लेकिन अभी हमें ब्रीफ में पढ़ना है ताकि हम हमारे एग्जाम का आंसर, जो क्वेश्चन आया है उसका आंसर अटेम्प्ट कर सकें। तो मैं आपको उतना ही ब्रीफ में बता रही हूँ जितना आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, उसके बाद क्या होता है, गांधी जी अपनी जो वकालत का अध्ययन है, जो कानून का अध्ययन है, जो स्टडी ऑफ द लॉ है, वो कहां से करते हैं, इंग्लैंड से करते हैं, लंदन से करते हैं। और अपना पीरियड 1889 से 1891 तक का पीरियड ये कहां स्पेंड करते हैं, लंदन में। लंदन से वकालत करके वापस भारत आते हैं और भारत आने के पास इनको एक केस मिलता है गुजराती मुसलमान का, अब्दुल्ला एंड कंपनी का। कहां लड़ने जाते हैं इस केस को, वो दक्षिण अफ्रीका में। और गांधी जी ने अपने जीवन का लंबा समय दक्षिण अफ्रीका में बिताया। 1894 से 1914 तक का पीरियड उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में बिताया था। ठीक है, और आपको पता भी होगा कि गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह भारत में ना करके 1906 में दक्षिण अफ्रीका में किया था। और दक्षिण अफ्रीका में क्या पॉलिसी थी, जिसे हम अपार्थाइड्स कहते हैं, रंग भेद की नीति का विरोध किया था। रंग भेद मतलब द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्किन कलर, यानी जब चमड़ी के रंग के आधार पर भेदभाव किया जाए तो उसे क्या कहा जाता है, रंग भेद की नीति की जाती है। जैसे आपने सुना भी होगा गोरे काले, दक्षिण अफ्रीका के लोग आपने देखे हो तो वहां की जलवायु के कारण उनका स्किन का कलर ब्लैक होता है। लेकिन ब्रिटिश जो उन पर रूल कर रहे थे, जिन्होंने हम पर भी रूल किया, उनका जो क्लाइमेट है उसके कारण उनकी स्किन क्या होती है, व्हाइट होती है ना। आपको व्हाइट होने के कारण अपने आप को क्या मानते थे कि हम बहुत सुपीरियर हैं और जो ब्लैक हैं वो क्या है, बहुत इंफीरियर हैं। तो इस काले गोरे का भेद मिटाने के लिए गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह 1906 में कहां किया, दक्षिण अफ्रीका में। और फिर आपने पढ़ा भी होगा उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स और टॉलस्टॉय आश्रम की भी स्थापना की थी। उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो 9 जनवरी 1915, 1914 तक तो वो दक्षिण अफ्रीका में रहे, और 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत आए थे, रिटर्न टू द इंडिया और 9 जनवरी 1915। तो देखिए, अगर हम अभी की बात करें तो सन 2003 से भारतीय सरकार ने यह तय किया कि 9 से 10 जनवरी को हम NRI डे के रूप में मनाएंगे। क्यों मनाएंगे NRI डे के रूप में? क्योंकि उस दिन गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे। उसके बाद भारतीय सरकार ने NRI डे मनाना शुरू किया, वो एक अलग टॉपिक है। पहले हर वर्ष मनता था, अब प्रति 2 वर्ष में हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। 9-10 जनवरी, 10 से 12 जनवरी, इस तरह से ये सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये तो हमने थोड़ा सा उनका लाइफ स्केच देखा, बहुत डिटेल में हमको क्योंकि क्वेश्चन जो है बेसिकली नेशनल मूवमेंट पर है, महात्मा गांधी के जीवन परिचय पर इतना हमें इसको नहीं लिखना, लेकिन फिर भी हमने एक बैकग्राउंड इसका तैयार कर लिया। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में, कानून का अध्ययन लंदन में किया 1889 से 1891 में, दक्षिण अफ्रीका में गुजराती मुसलमान का मुकदमा लड़ने के लिए गए और 1914 तक वो दक्षिण अफ्रीका में रहे।
गांधी जी ने अपना फर्स्ट सत्याग्रह 1906 में दक्षिण अफ्रीका में किया। किस नीति के विरोध में किया? रंगभेद की नीति के विरोध में किया। और जो 9 जनवरी 1915 को वापस भारत आए और हम 2003 से 9-10 जनवरी को एनआरआई डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। यहां तक हमने बात करा। अब हम बात करते हैं गांधी जी द्वारा शुरू किए गए कुछ आंदोलनों की। तो देखिए बच्चों, मैं आपको बताऊं, जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे तो वो अंग्रेजों के सहयोगी के रूप में लौटे थे, है ना। आपने पढ़ा भी होगा कि प्रथम विश्व युद्ध में इन्होंने अंग्रेजों का सहयोग किया था, बोअर युद्ध में सहयोग किया था। तो इससे खुश होकर अंग्रेजों ने गांधी जी को केसरे हिंद की उपाधि दी थी। इन्होंने भारतीय जनता से निवेदन किया था कि वे अंग्रेजों के पक्ष में जाकर उनका युद्ध में सहयोग करें। तो सहयोगी के रूप में आए थे। और उससे पहले जब 1915 में आए तो उन्होंने क्या करे, 3 क्षेत्रीय आंदोलन करे, रीजनल मूवमेंट्स चलाए गए। 30 या कहें 3 रीजनल मूवमेंट को लीड किया गया किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। रीजनल मूवमेंट्स दैट आर नॉट द नेशनल मूवमेंट्स, दीज आर द रीजनल मूवमेंट्स। क्षेत्रीय आंदोलन। क्षेत्रीय आंदोलन क्यों? बिकॉज दे आर रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर एरिया, क्योंकि इनका संबंध एक निश्चित एरिया से था, एक निश्चित क्षेत्र से था, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? क्षेत्रीय आंदोलन। तो देखिए कौन कौन से क्षेत्रीय आंदोलन चलाए। 1917 में चंपारण, 1918 में खेड़ा और 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। ठीक है, हम चंपारण आंदोलन की बात करें तो देखिए ये नील की खेती के विरोध में गांधी जी के द्वारा शुरू नहीं किया गया था, ये पहले से ही शुरू था, जिसको राजकुमार शुक्ल जो थे उनके नेतृत्व में आंदोलन चल रहा था। ये आंदोलन किसके? इंडिगो, जिसको हम कहते हैं इंडिगो की फार्मिंग के अपोज में भारतीय किसानों के द्वारा ये शुरू किया गया था। बेसिकली बात क्या थी कि अंग्रेज जो थे वो भारतीय किसानों पर दबाव डाल रहे थे कि वो अपनी भूमि के 3/8 भाग पर नील की खेती अनिवार्य रूप से करें, और इसलिए इसको हिंदी में कभी कभी 3 कठिया प्रथा भी कहा जाता है। लेकिन भारतीय किसान ये खेती नहीं करना चाहते थे। क्या कारण थे इसका? इसके 2 महत्वपूर्ण कारण थे। एक तो पहला कारण ये कि जिस भूमि का एक बार इंडिगो की फार्मिंग कर दी गई, एक बार नील की खेती कर दी गई, वो फिर बंजर हो जाती थी, यानी उस पर दोबारा केवल नील की खेती होगी और कोई फसल नहीं उपज पाती थी। और दूसरा, नील की खेती से भारतीयों को कोई बहुत ज्यादा आय भी नहीं होती थी और उनके लिए नील इतना यूजफुल भी नहीं होता। इंडिगो मतलब आप जब स्कूल जाते थे व्हाइट ड्रेस पहनती थी, तो व्हाइट ड्रेस में जो मम्मी नीला कलर जिससे देती थी उसको हम इंडिगो कहते हैं। तो इसका अपोज करने के लिए भारतीय किसानों ने चंपारण बिहार में इसका विरोध कर रहे थे। लीड कौन कर रहे थे? राजकुमार शुक्ल। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी इतने पॉपुलर होकर लौटे थे, तो भारत में भी उनकी पॉपुलैरिटी बोल रही थी कि व्यक्ति आए हैं जो दक्षिण अफ्रीका में इतने सत्याग्रह कराए, रंगभेद की नीति का विरोध किया है। तो राजकुमार शुक्ल क्या करते हैं, फिर गांधी जी को इनवाइट करते हैं, गांधी जी से निवेदन करते हैं कि आइए और आप चंपारण सत्याग्रह की बागडोर संभालिए। गांधी जी इस आंदोलन से जुड़ते हैं और गांधी जी के जुड़ते ही ये आंदोलन एक सफल हो जाता है और अंग्रेजी सरकार द्वारा 3 कठिया प्रथा को खत्म किया जाता है। तो ये पहला गांधी जी द्वारा सफलता प्राप्त किया गया एक क्षेत्रीय आंदोलन था। खेड़ा सत्याग्रह अत्यधिक कर जो लेते थे अंग्रेज, उसके विरोध में किया गया। खेड़ा गुजरात में आपको पता है, और इसको भी गांधी जी ने सफलतापूर्वक किया। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन क्या था कि आपको पता है कि भारत में प्लेग फैला था 1896-97 में, है ना। जब हम पढ़ते हैं चापेकर बंधुओं ने रैंड कमिश्नर की हत्या की, प्रथम क्रांतिकारी घटना भारत में, ठीक है। तो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन किससे संबंधित था कि जब भारत में प्लेग फैला 1896-97 में, तो जो मिल मालिक थे उन्होंने अपने मजदूरों को प्लेग बोनस देना शुरू किया था। अब प्लेग बोनस देना शुरू किया तो जब तक प्लेग था जब तक देते रहे, फिर बाद में देते रहे, फिर उन्हें लगा कि अब तो प्लेग खत्म हो गया है, हम क्यों मजदूरों को प्लेग बोनस दे। तो अहमदाबाद में एक मिल मालिक थे साराभाई करके, उन्होंने कहा कि अब हम मजदूरों को प्लेग बोनस नहीं देंगे और हम उनका प्लेग बोनस खत्म कर देंगे। मजदूरों को जब ये पता चला तो वो हड़ताल पर बैठे और इन्होंने उसका विरोध किया। विरोध करने का कारण ये था कि उनकी डिमांड ये थी कि आप हमें इतनी कम तनख्वाह देते हैं, इतनी कम सैलरी देते हैं कि प्लेग बोनस के बाद भी हम हमारी मूलभूत आवश्यकता ही पूरी नहीं कर पाते, और यदि आप प्लेग बोनस भी देना बंद कर देंगे तो फिर हमारा गुजारा भत्ता करना, खर्चा चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इन दोनों को लेकर मिल मालिक और मजदूरों में तनातनी थी। मजदूरों ने जब चंपारण और खेड़ा सत्याग्रह में महात्मा गांधी की सफलता की सुने तो उन्होंने फिर महात्मा गांधी से रिक्वेस्ट की, निवेदन किया कि आइए और हमारी समस्या का सुलटारा कीजिए। तो उनके कहने पर महात्मा गांधी उस मिल मालिक के पास जाते हैं, वो उनके फ्रेंड ही थे, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं। नहीं मानने पर वो भी उस आंदोलन में बैठ जाते हैं और थोड़े समय बाद मजदूरों और मिल मालिकों में प्लेग बोनस को लेकर समझौता होता है। पहले 35% दिया जा रहा था, उसको कम करके 25% किया गया, यानी एक मध्यम मार्ग निकाला गया जिससे मिल मजदूर को भी, मिल मालिक को भी परेशानी नहीं हुई और मजदूरों को भी परेशानी नहीं हुई। तो ये तीसरा सफल आंदोलन। तो देखिए 1915 में दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के बाद गांधी जी 3 क्षेत्रीय आंदोलन सफलतापूर्वक पूरे करते हैं
चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद। That are the regional movements 1917, 1918 और 1918 में। यहाँ हमें एक बात ध्यान रखनी है कि गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। पॉलिटिकल मास्टर ऑफ महात्मा गांधी इज गोपाल कृष्ण गोखले। और आपको पता होगा गोखले के गुरु कौन थे? नाम सुना हो आपने, महादेव गोविंद रानाडे। महादेव गोविंद रानाडे तो गोखले के गुरु थे। और गांधी जी अपना पॉलिटिकल मास्टर किसको मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। ये आपको फैक्ट है, ध्यान रखना है। ये तो क्षेत्रीय आंदोलन की बात होगी। फिर मैंने आपको बताया कि यहां तक गांधी जी अंग्रेजों के सहयोगी के रूप में काम करते थे, लेकिन 1918 के बाद अंग्रेजों द्वारा दो घटनाएं ऐसी की गई जिससे गांधी जी उनके सहयोगी से असहयोगी बन गए। एक घटना आपने पिछली वीडियो देखेंगे तो उसमें हमने पढ़ी है 1919 का रॉलेट एक्ट और 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये पूरी मेरी पिछली वीडियो में है, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो यहां तक गांधी जी अंग्रेजों के सहयोगी थे। अहमदाबाद, उनके दिमाग में यह था कि अंग्रेज बहुत अच्छे हैं, हमारी प्रॉब्लम्स हम कहेंगे तो वो सुनेंगे, और वो सब उनकी बात थी। लेकिन 1919 में अंग्रेजों के द्वारा दो घटनाएं की गई, रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड। देखने के लिए मेरी प्लेलिस्ट में देखिए पिछला वीडियो। इन घटनाओं के कारण गांधी जी क्या बन जाते हैं? सहयोगी से असहयोगी बन जाते हैं। और उसके बाद वो अपना पहला राष्ट्रीय आंदोलन शुरू करते हैं, दैट इज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। 1920 में इनके द्वारा स्टार्ट किया जाता है। और इसको आंदोलन से शुरू करने से पहले आप ध्यान रखिएगा कि अंग्रेजों ने जो गांधी जी को केसरी हिंद की उपाधि दी थी वो उन्हें वापस लौटा देते हैं। ठीक है, रिटर्न टू द टाइटल ऑफ केसरी हिंद एंड स्टार्टेड अ फर्स्ट नेशनल मूवमेंट, दैट इज द नॉन कोऑपरेशन movement. So it is the first national movement of the Mahatma Gandhi. These three are the regional movement because they are belongs to the particular area. But these three which we consider, which we discuss in this video, these are the national movement. The first national movement is non-cooperation movement, असहयोग आंदोलन। कब शुरू करते हैं गांधी जी इसको? 1920 में। और भारतीय जनता से निवेदन करते हैं, उनसे डिमांड करते हैं कि अंग्रेजों का हर प्रकार से असहयोग किया जाए। इसमें रचनात्मक कार्यक्रम किए गए, चरखा चलाया गया, खादी बनाई गई, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, भारतीय शिक्षा को आगे बढ़ाना, ये सब चीजें यहाँ पर की गई थी। तो ये गांधी जी के द्वारा पहला स्टार्ट किया गया था 1920 में। देखिए आपको पता है कि गांधी जी के जो दो सिद्धांत हैं उनमें से एक सिद्धांत आता है अहिंसा, नॉन वायलेंस। गांधी जी चाहते थे कि उनके किसी भी आंदोलन में हिंसा का प्रयोग ना किया जाए। लेकिन 1920 में ये असहयोग आंदोलन शुरू होता है तो 5 फरवरी 1922 को एक कांड होता है जिसको कहा जाता है चोरी चोरा कांड, चोरी चोरा इंसिडेंट। इस इंसिडेंट के कारण गांधी जी क्या करते हैं? अपने असहयोग आंदोलन को विड्रॉ कर लेते हैं, उसको स्थगित कर देते हैं, उसको कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, तो अब हम ये देखिए चोरा चोरी कांड क्या है। देखिए चोरी चोरा कांड यूपी के गोरखपुर का एक स्थान है। वहां पर जनता क्या करती है? असहयोग आंदोलन जब शुरू होता है तो इतनी एग्रेसिव हो जाती है कि एग्रेसिव आके वो पुलिस थाने में आग लगा देती है, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जल के राख हो जाते हैं। तो जब गांधी जी को पता लगता है कि मेरे द्वारा शुरू किया गया आंदोलन इतना हिंसक हो रहा है, जबकि मैं हिंसा को फेवर नहीं करता हूं, तो वो क्या करते हैं? 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी कांड जो होता है उसके कारण असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। जब गांधी जी असहयोग आंदोलन को वापस लेते हैं तो अलग अलग विचारकों ने, अलग अलग लीडर्स ने इनको क्रिटिसाइज भी किया, जिसमें सुभाष चंद्र बोस ने तो गांधी जी की कहा कि गांधी जी ने ये तो हिमालय जैसी भूल की है। और कई बार ये भी कहा जाता है कि अगर गांधी जी असहयोग आंदोलन वापस ना लेते तो हम 1947 की जगह 1927 में स्वतंत्र हो जाते। तब की बातें हैं, परिस्थितियां क्या थी हम नहीं कह सकते। हमें इंसिडेंट ध्यान रखना है कि किस इंसिडेंट के कारण गांधी जी ने अपना नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट विड्रॉ किया, दैट इज इंसिडेंट ऑफ चोरा चोरी ऑन 5 Feb 1922 इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी गोरखपुर। ठीक है, तो ये वाला आपका हो गया असहयोग आंदोलन। उसके बाद हम यहाँ करें तो गांधी जी ने जो दूसरा राष्ट्रीय आंदोलन शुरू किया, दैट इज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा। 1930 में ये शुरू करते हैं और 1932 में इस आंदोलन को समाप्त कर देते हैं। गांधी जी सविनय आंदोलन का प्रारंभ करते हैं दांडी यात्रा के साथ। दांडी मार्च आपने सुना होगा। 12 मार्च 1930 से गांधी जी ये यात्रा शुरू करते हैं अपने साबरमती आश्रम से, जो कि अहमदाबाद में है, और सूरत तक जाते हुए 5 अप्रैल 1930 को वहां नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ते हैं। कब? 6 अप्रैल 1930 को। और तभी से माना जाता है सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन चलता रहा, लेकिन गांधी जी क्या करते हैं? 1932 में इसको वापस ले लेते हैं। अब क्यों वापस ले लेते हैं? तो देखिए मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। अगर आपको पता हो तो 1930 के बीच में 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई थी। भारतीय जो ब्रिटिश सरकार थी उनके द्वारा भारतीय समस्याओं को सुलझाने के लंदन में एक 3 गोलमेज सम्मेलन बुलाए गए थे।
1930 से लेकर 1932 तक तीनों गोलमेज सम्मेलन बुलाए गए थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। इन फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस नॉट टू बी पार्टिसिपेटेड। और उस वक्त ब्रिटिश सरकार को यह पता चल गया था कि यदि हमें भारत में कोई भी नीति लागू करनी है तो हमें कांग्रेस का समर्थन प्राप्त करना बहुत आवश्यक है। तो अब उस वक्त पॉपुलर लीडर कौन थे? महात्मा गांधी। तो ब्रिटिश सरकार महात्मा गांधी से रिक्वेस्ट करती है कि आप आइए और हमारे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लीजिए। तो दूसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से पहले 5 मार्च 1931 को एक समझौता होता है जिसको कहा जाता है गांधी इरविन समझौता। ठीक है, गांधी इरविन पैक्ट। इसमें गांधी जी तो ये स्वीकार करते हैं यस कांग्रेस पार्टिसिपेट इन द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, और इरविन ये एक्सेप्ट करते हैं कि ओके आफ्टर दिस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वी रिलीज द पॉलिटिकल प्रिजनर्स, यानी जो राजनीतिक बंदी हैं उनको हम रिहा कर देंगे और भारतीयों को कुछ रियायत देंगे। तो इस समझौते के बाद महात्मा गांधी दूसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए लंदन गए थे, है ना। लेकिन वहां पर उन्हें ऐसा कुछ मिलता नहीं है और वापस आ जाते हैं, और वापस आके वो कहते भी हैं कि मैं खाली हाथ गया था और खाली हाथ ही वापस आ गया। तो यहाँ पर उसके बाद क्या होता है, तीसरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है, कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं लिया तो कोई वैल्यूएबल नहीं था। तो 1932 में जब ये वापस लौटते हैं तो गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाता है उस सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से, और गांधी जी का सविनय आंदोलन क्या हो जाता है, वहां पर स्थगित हो जाता है। तो 1932 में ये वाला आपका, तो दो नेशनल मूवमेंट देख लिया हमने, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। तीसरा 1942 गांधी जी का अंतिम राष्ट्रीय आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, 8 अगस्त 1942 को स्टार्ट किया गया, और इसमें गांधी जी ने नारा दिया था करो या मरो। इस आंदोलन को शुरू करने से पहले गांधी जी ने एक बहुत लंबी चौड़ी स्पीच दी थी, और एक बहुत आप कह सकते हैं लीडर हैं, ऑथर हैं, राइटर है डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया, उन्होंने कहा भी था कि इस समय मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी संत के भाषण को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुन रहा हूं। ठीक है, और गांधी जी ने यहां भी कहा था, आपको कथन भी याद होगा, गांधी जी ने इस आंदोलन को शुरू करने से पहले ब्रिटेन की सरकार से 11 सूत्री मांग की थी कि यदि आप ये मांगेंगे तो हम हमारा आंदोलन नहीं करेंगे। लेकिन अंग्रेजी सरकार ने बल्कि क्या करा, उस मांग को पढ़ने के बाद भारतीय लोगों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। तो गांधी जी ने कहा भी था कि मैंने तो रोटी मांगी थी, मुझे पत्थर मिले, और अब मैं भारत की बालू से, अगर जनता भी मेरा साथ नहीं देगी तो मैं भारत की मिट्टी से इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा कि ब्रिटिश सरकार देखते ही रह जाएगी। तो 1942 में गांधी जी द्वारा अंतिम राष्ट्रीय आंदोलन शुरू किया गया, दैट इज भारत छोड़ो आंदोलन, जिसमें उन्होंने अपने फेमस स्लोगन दिया, डू एंड डाई, करो और मरो। ठीक है, तो ये हमने गांधी जी के आंदोलन पढ़े। 3 हमने रीजनल मूवमेंट्स पढ़े, चंपारण इंडिगो को अपोज करने के लिए, खेड़ा जो अत्यधिक टैक्स लगते थे उसके अपोज में, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन प्लेग बोनस के कारण, असहयोग आंदोलन रौलक एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930-1932 तक किससे शुरू होता है, दांडी मार्च से शुरू होता है, और लास्ट जो उनका नेशनल मूवमेंट दैट इज क्विट इंडिया मूवमेंट, स्लोगन डू एंड डाई। तो ये सारी चीजें हो गई। अब देखिए आपका क्वेश्चन देख रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी का योगदान, तो ये सारी चीजें आपको बतानी पड़ेंगी, है ना। और 4 मार्क्स का है आपका क्वेश्चन, लेकिन मैं थोड़ा डिटेल में बता के चल रही हूँ कि बाई चांस डिस्क्रिप्टिव में भी आ जाए तो ऐसा नहीं हो कि हमारे पास केवल इतना ही मैटर हो कि हम 4 नंबर में लिखें, 20 नंबर में तो हम सोचे हमारे पास मैटर ही नहीं है। तो ये सारी चीजें आपको 20 नंबर के क्वेश्चन भी बाई चांस आ जाता है तो उसको करने में हेल्प करेंगी। ठीक है, तो ये तो यहां तक की बात हो गई। अब हम बात करें कि अगर सीधा सीधा पूछा जाए कि महात्मा गांधी का इन सब आंदोलनों से पूरे देश को क्या बेनिफिट हुआ, पूरे देश के लिए क्या कंट्रीब्यूशन हुआ, तो देखिए यहां पर मैंने इन पॉइंट्स को लिया है। सबसे पहला योगदान गांधी जी का ये था, गांधी बिकम्स द मूवमेंट टू द मास मूवमेंट्स। गांधी जी ने क्या करा, आंदोलनों को जन आंदोलन बना दिया। मतलब क्या हुआ इसका कि पहले जब गांधी जी के आने से पहले जो आंदोलन होते थे वो एक पर्टिकुलर वर्ग तक, पर्टिकुलर लीडर तक, पर्टिकुलर ग्रुप तक लिमिटेड होते थे, लेकिन गांधी जी के आने से सामान्य जन के लोग उन आंदोलनों से जुड़ गए। तो गांधी जी का योगदान क्या रहा, मेक्स एज अ मास मूवमेंट, यानी उन्होंने आंदोलनों को जन आंदोलन में बदल दिया। दूसरा, प्रपोज दी न्यू प्रोग्राम्स, नवीन कार्यक्रमों का प्रतिपादन। जैसे मैंने यहाँ एक लाइन बोली थी कि असहयोग आंदोलन के 2 पक्ष थे, एक था विरोध करने का और रचनात्मक करने था। जैसे विरोध का मतलब क्या हुआ, बहिष्कार, हम विदेश में बनी वस्तुओं का प्रयोग नहीं करेंगे तो बहिष्कार हो गया, नकारात्मक पक्ष हो गया, विरोध का तत्व हो गया। लेकिन इसके साथ रचनात्मक कार्यक्रम क्या था, स्वदेशी, यानी हम खादी पहनेंगे, खादी बनाएंगे, घरेलू कुटीर उद्योग चलाएंगे, तो यानी हमारे देश में कुछ कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम हो रहा है ना, जिसका बेनिफिट हमें हो रहा है। तो गांधी जी ने क्या करा, नए रचनात्मक कार्यक्रमों का प्रतिपादन किया। तीसरा देखिए इंपॉर्टेंट, राजनीति का आध्यात्मिकरण, स्पिरिचुअलाइजेशन ऑफ द पॉलिटिक्स। इस वाली आइडियोलॉजी का संबंध किससे है,
गोखले से है। ये बेसिकली थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? गोखले के द्वारा दी गई थी, और इसीलिए गांधी जी गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। स्पिरिचुअलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स मतलब कि राजनीति में को भी हम अध्यात्म के अनुसार करेंगे, यानी राजनीति में हम हिंसा का प्रयोग नहीं करेंगे। इन पॉलिटिक्स नॉट टू बी इंक्लूडेड दी वायलेंस, यानी राज और नीति में नीति पहले आएगी, राज बाद में आएगी, यानी नीति आपकी गलत नहीं होनी चाहिए। आपने अपनी बुक में पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में कि गांधी जी साधन और साध्यों की बात करते थे, मीन्स एंड एंड्स की। तो गांधी जी कहते थे यदि आपको अच्छा साध्य, अच्छा लक्ष्य अचीव करना है तो आपको अच्छे साधन भी अचीव करने होंगे, है ना। वो कहते थे कि साध्य और साधन में पेड़ और बीज का संबंध होते हैं, ना। जैसे आपने कहावत सुनी होगी, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। तो उसी तरह का है ये कुछ, कि गांधी जी कहते थे कि यदि आपका साध्य अच्छा है, आपका लक्ष्य अच्छा है, तो उसके लिए मीन्स भी अच्छे होने चाहिए, साधन भी अच्छे होने चाहिए। और इसी आइडियोलॉजी को क्या कहा जाता है? स्पिरिचुअलाइजेशन ऑफ द पॉलिटिक्स। और एक और हम देखें, सांप्रदायिकता का विरोध, अपोज द कम्युनलिज्म, है ना। गांधी जी ने कहीं भी सांप्रदायिकता का समर्थन नहीं किया। और देखिए हम अगला टॉपिक लेंगे, संविधान सभा। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि महात्मा गांधी ने संविधान सभा की सदस्यता ग्रहण नहीं की थी। क्यों नहीं की थी? क्योंकि उन्होंने कहा था कि आप संविधान बनाइए, मैं तो देश में सांप्रदायिक दंगे रोकने का काम करूंगा। वो जगह जगह पे जा रहे थे। आपको पता है 1947 के भारत का यदि हम सोचे तो जगह जगह विभाजन की त्रासदी हो रही थी, एक दूसरे को, विरोधी धर्म के लोग एक दूसरे के पे अत्याचार कर रहे थे। तो गांधी जी इस सांप्रदायिकता के शुरू से विरोधी थे, और सांप्रदायिकता का विरोध करने के लिए उन्होंने सर्वधर्म संभाव की अवधारणा को लाने के लिए क्या करा था? सांप्रदायिकता का विरोध किया था। तो दीज फोर आर द मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ द महात्मा गांधी इन द नेशनल मूवमेंट। ठीक है, ये हमने सारा महात्मा गांधी के बारे में पढ़ा। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और, कि गांधी जी को अलग अलग टाइटल्स दिए गए हैं। तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं अलग अलग टाइटल्स किसने दिए हैं। वैसे तो ये बहुत कम टाइटल हैं, गांधी जी की लंबी चौड़ी लिस्ट है टाइटल्स की। गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। महात्मा की उपाधि दी रविंद्रनाथ टैगोर ने, जब चंपारण सत्याग्रह में सफलता प्राप्त की थी। कब दी थी उन्होंने? बापू उन्हें कहते थे जवाहरलाल नेहरू, और वन बाउंड्री फोर्स की उपाधि दी थी उन्होंने लॉर्ड माउंट बेटेन ने। राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस, महात्मा टैगोर, बापू जवाहरलाल नेहरू और वन बाउंड्री फोर्स माउंट बेटेन। तो देखिए आज हमने बात करी एक ऐसे व्यक्ति की जिनके बारे में आपने सुना भी होगा, दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, है ना। तो इन्हीं महात्मा गांधी के बारे में मैं ये कहूंगी कि हमने बहुत थोड़ा पढ़ा है, बहुत ही थोड़ा पढ़ा है, लिटरली बहुत थोड़ा पढ़ा है। गांधी जी को कभी आप जब आगे नेट का एग्जाम देंगे या कुछ देंगे तो आप देखेंगे कि गांधी जी के थॉट्स, गांधी जी का लाइफ स्केच इतना बड़ा है कि आपको डीप में उसको पढ़ना चाहिए। लेकिन अभी हमारे पास समय कम है। अभी हमारा मोटिव है हमारे फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर पेपर में अच्छा स्कोर करना। तो मैंने ब्रीफ में उतना तैयार किया है जितना आपके लिए नेसेसरी है, कि इतना आपको आंसर को करने के लिए आना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा लाइफ स्केच, 3 क्षेत्रीय आंदोलन, 3 राष्ट्रीय आंदोलन, उनके साथ महत्वपूर्ण इंसिडेंट्स मैंने आपको बताया, मेजर कंट्रीब्यूशन होगा और टाइटल्स हो गया। देखिए बच्चों, ये एक और आपका चैप्टर, दैट इज कंट्रीब्यूशन ऑफ महात्मा गांधी इन नेशनल मूवमेंट, महात्मा गांधी का राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान। मेरे को जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहे हैं, जो मुझे लगता है संभावित है कि आपको एग्जाम में आ सकते हैं, उनकी मैं वीडियो बनाकर आपकी हेल्प करने की कोशिश कर रही हूँ। आप भी मेरे साथ बने रहिए, मेरे YouTube चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि आपके और भी जो फ्रेंड्स हैं वो इन वीडियोस का प्रॉफिट ले सकें। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो।